जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ में ये बताएंगे कि एनसीईआरटी के किस पेज नंबर से ये क्वेश्चन को लिया गया है और लाइन भी बता दिया जाएगा। आपको करना क्या है, एनसीईआरटी को साथ में लेके बैठना है और उस लाइन को टिक करना है जहाँ से क्वेश्चंस आया हुआ है। इससे क्या होगा आपका कि एनसीईआरटी भी रिवाइज हो जाएगा, क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएगा। तो 2 in 1 इसी में है। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, और साथ में ये बताएंगे अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्यू टू इंक्रीज इन एयरबोर्न एलर्जी, यानी एयर से होने वाले एलर्जी की बात कर रहा है। पीपुल सफरिंग फ्रॉम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, तो वो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर सफ़र कर रहा है। मैनिफेस्ट वीजिंग ड्यू टू, जब वीजिंग जो कर रहा है किसके कारण कर रहा है, तो देखते रिडक्शन इन सेक्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट बाय द निमाटोसाइट, ये तो गलत है। नेक्स्ट देखो, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड डैमेज द एल्व्यूलर वॉल्स, ये भी गलत है। उसके बाद देखो, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, एंड लास्ट क्या है, बिगिन्स ग्रोथ ऑफ म्यूकस लाइनिंग म्यूकस सेल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। तो आपको ये आंसर 3 है। और ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, तो 11th क्लास के एनसीईआरटी के पेज नंबर 275 से लिया गया है। तो आपको 275 पे देखिए, वहाँ पे ये लिखा हुआ है और इसको टिक कीजिए, ताकि आप दोबारा जब ये इसको रिवाइज़ कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, पता चलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो उसको ज़्यादा हाईलाइट कीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, देखो, स्ट्रक्चर नॉट सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स इज आर। तो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग क्या होता है, पहले वो समझिए। ये जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है वो सी शेप कार्टिलेज की बात कर रहा है। ये सी शेप कार्टिलेज किस में होता है, तो ये होता है ट्रेकिया में। किस में होता है, ट्रेकिया में होता है, जो विंड पाइप है, ठीक है। तो ट्रेकिया जो होता है, जो ये है ट्रेकिया, इससे 2 ब्रांच निकलेगा, तो उसको बोलेंगे क्या, प्राइमरी ब्रोंकी। उससे जो ब्रांच निकलेगा सेकेंडरी ब्रोंकी, जो उससे ब्रांच निकलेगा टर्सरी ब्रोंक्यूल्स या इनिशियल ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए आप, इसी से आंसर देखिए, मैच कीजिए। तो हम देख रहे हैं जैसे कि पहला ऑप्शन है क्या, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, दूसरा है टर्सरी ब्रोंक्यूल, तीसरा है क्या, ट्रेकिया में तो होता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। टर्सरी ब्रोंक्यूल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल, तो टर्सरी ब्रोंक्यूल तक हो जाएगा, इनिशियल ब्रोंक्यूल में तो होगा ही। जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है यही खुलता है रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। तो यहाँ तक जो है आपका कार्टिलेजिनस रिंग नहीं हो पाएगा, तो आंसर 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, एनिमल विच हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्रेकियल ट्यूब टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी, ठीक है। तो यानी कि इसका रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन है ट्रेकियल ट्यूब। तो ट्रेकियल ट्यूब किस में होता है, तो इंसेक्ट में होता है। तो राइट आंसर इंसेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए आंसर हो गया, राइट आंसर है इंसेक्ट। उसके बाद और भी कुछ दिया हुआ है एग्जाम्पल, इसको भी याद कर लीजिएगा। जैसे कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस के द्वारा। इसमें क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है बॉडी सरफेस के द्वारा, ठीक है। उसके बाद होता है अर्थवर्म में क्या आता है, मॉइस्ट क्यूटिकल होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल। और इंसेक्ट में देखो ट्रेकियल ट्यूब है। उसके बाद एक्वाटिक अर्थ्रोपोडा मोलस्का में क्या होगा, गिल्स होगा। फिश में क्या होगा, गिल्स होगा। उसके बाद टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल एनिमल में क्या होगा, लंग्स होगा, ठीक है। और एम्फीबियंस जैसे एग्जाम्पल में दिए क्या, फ्रॉग, उसमें क्या हो जाए, मॉइस्ट स्किन ऑल्सो, यानी कि फ्रॉग जितने भी हैं उसमें क्या होगा, मॉइस्ट स्किन होगा। मैमल्स में होता है वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ ये वाला चार्ट भी याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि इन द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डोर्सली बाय
खाली जगह दिया हुआ, यानी कि डोर्सली भी क्या होता है, तो डोर्सल साइड में होता है क्या, ये वर्टिब्रल कॉलम होता है, डोर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम होता है, और वेंट्रली व स्ट्रेनम होता है, वेंट्रल आगे की साइड में क्या होगा, स्ट्रेनम होगा। तो इसी तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, टोटल वॉल्यूम प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। मैक्सिमम इंस्पायरेशन जो होता है, जो फोर्सफुल इंस्पायरेशन होता है, उसको ऐड करके टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, एक तो होगा रेसिडुअल वॉल्यूम, एक तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक होगा टाइडल वॉल्यूम और एक होगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो सारा को जोड़ के क्या बोलते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी बोलो या टोटल वॉल्यूम प्रेजेंट इन एयर बोलो, तो यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विथ इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू इनहांस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन ह्यूमन बॉडी, तो क्या हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कराना है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन के डिसोसिएशन से रिलेटेड है। 2 ही पॉइंट याद रखना है कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन का एसोसिएशन वाला, तो यानी कि पीएच और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 दोनों रिलेट करेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बढ़ रहा है तो पीएच बढ़ेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का एसोसिएशन होगा। बाकी इसका उल्टा जो भी होगा सीधा सीधा वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डिसोसिएशन होगा, अगर टेम्परेचर घटता है तभी एसोसिएशन होता है, ठीक है। यानी यही दोनों याद रखना है, बाकी सब इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द पार्शियल प्रेशर इन mmHg of O2 and CO2 in alveoli are respectively। alveoli में पार्शियल प्रेशर क्या होता है, किसका, O2 का और किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो alveoli में होता है कितना, 104 होता है ऑक्सीजन का और 40 होता है किसका, O2 का होता है। तो आपका राइट आंसर यही होगा। और ये होगा क्या, ये वाला एटमॉस्फेयर में होगा, ठीक है, और ये वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हो जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे भी देख लीजिए आप इसमें, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाए, 1 हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मेज द कॉलम टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जो नॉर्मली इंस्पायर एक्सपायर जितना वॉल्यूम को किया जाता है उसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा 500 ml होता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, जो फोर्सफुल कितना इंस्पायर कर सकते हैं फोर्सफुली जोर से, तो वो होता है क्या, 2500 से 3000 हो जाता है। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, जो हम फोर्सफुली कितना एक्सपायर कर सकते हैं, वो 1000 से 1100 होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, जो बचा हुआ वॉल्यूम जो हमेशा लंग्स में रहेगा, इसके बिना लंग्स कोलैप्स कर जाएगा, वो होता है 1100 से लेकर 1200 ml होता है। तो इसी तरह से आपका राइट आंसर 4 नंबर मिल रहा है। देख लीजिए, ये देखिए ये नॉर्मल इंस्पायरेशन कर रहा है ये वाला, अगर फोर्सफुली इंस्पायर करता है तो ये होता है इंस्पायरेटरी के रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, और फोर्सफुली एक्सपायर करता है तो ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, टोटल लंग्स के वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोलेंगे इसको, जो ये बचा हुआ वॉल्यूम है, ये बचा हुआ वॉल्यूम रेजिडुअल वॉल्यूम, तो इसको जोड़ देंगे तो टोटल लंग्स कैपेसिटी हो जाएगा। इस चार्ट को भी याद कर लीजिएगा, ओके। तो आंसर 4 हो गया, ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि नियरली खाली जगह यानी ब्लैंक्स छोड़ा हुआ है, परसेंटेज ऑफ CO2 यानी कि कितना % ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी के साथ कितना % CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, तो हम जानते हैं 20 से 25% का। उसके बाद वेयर एज बी परसेंटेज ऑफ इट इज़ कैरिड आउट बाय बाइकार्बोनेट, यानी बाइकार्बोनेट के साथ कितना % ट्रांसपोर्ट होता है, तो बाइकार्बोनेट के साथ 70% होता है। तो इसी तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फैक्टर विच इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ये क्या है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, इसके डिसोसिएशन के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो एक ही बात, अगर डिसोसिएशन करना है तो पीएच को कम करना है और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 को कम करना, बाकी सब बढ़ाना है। देखो अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो, हाँ तो बिल्कुल सही है ये। हाई टेम्परेचर, ये भी सही है।
लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, नहीं, ये पार्शियल प्रेशर इसका हाई होना चाहिए था, CO2 का पार्शियल प्रेशर हाई होना चाहिए था, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद ये कर्व जो दिया है सिग्मॉइड कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है, तो इसका राइट साइड शिफ्टिंग कब होगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जब भी क्या हो जाए डिक्रीज इन एफिनिटी फॉर O2, यानी O2 के साथ एफिनिटी डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, और यहाँ पे pH कम होगा, देखो दिखा नीचे दिखा हुआ है, ठीक है। और 2,4 DGP क्या होगा, ज़्यादा होगा, टेम्परेचर सब कुछ ज़्यादा होगा, सिर्फ pH कम होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होगा, तो ये राइट शिफ्ट होगा। इसी का जस्ट उल्टा लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा कर्व का, इससे भी क्वेश्चन आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन इम्फाइसेमा द सरफेस एरिया ऑफ गैसियस एक्सचेंज इज रिड्यूस। इम्फाइसेमा क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ गैसियस एक्सचेंज, मतलब किसका बोल रहा है, अल्विलाई का जो होता है वो अल्विलाई ये कर जाता है, दोनों मिट कर जाता है और उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है, कम हो जाता है। तो बोला ड्यू टू स्मोकिंग, ड्यू टू एक्सेसिव स्मोकिंग द वॉल ऑफ अल्विलाई आर डैमेज, बिल्कुल सही बात है, यानी दोनों सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाना बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट, तो आंसर बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर एंड नेमेटोक्सिक सेंटर आर रिस्पेक्टिवली लोकेटेड इन। तो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है, और नेमेटोक्सिक सेंटर जो इनहिबिटरी इफेक्ट काउज करता है उसको पोन्स बोलते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखिए, एक सेकंड, ये देखिए पोन्स, देखिए पोन्स, देखिए ये क्या है, नेमेटोक्सिक सेंटर, नेमेटोक्सिक एरिया, नेमेटोक्सिक सेंटर है, ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट देता है किसको, इंस्पायरेटरी एरिया को, और ये इनहिबिटरी इफेक्ट देता है किसको, तो इंस्पायरेटरी एरिया को। चलिए यहाँ पे देखिए, ये मेडुला की बात कर रहा है, एक्सपायरेटरी का देखिए, तो इसी तरह आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये है पोन्स, जो पोन्स जो है ना वो इनहिबिटरी इफेक्ट काउज करता है, और जो मेडुला है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, इंस्पायरेशन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नहीं सॉरी 2, मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड पोन्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ऑन अ ग्राफ द कर्व ऑब्टेन्ड डिस्क्राइब। ये जो कर्व है ना इसको बोलते हैं क्या, सिग्मॉइड कर्व, सिग्मॉइड कर्व या एस कर्व बोलते हैं। तो कहाँ पे आंसर, आंसर 3 हो जाएगा, NCERT से लाइन है। देखिए NCERT का लाइन नंबर कितने, पेज नंबर कितना है, 274। यहाँ से क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का लाइन मेंशन किया हुआ है, उसको जाके देख लीजिएगा, उसका आंसर भी आपको है उसी तरह से कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इनमें से किसका कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना। हाँ, अस्थमा क्या होता है, अस्थमा इज एन एलर्जिक कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग accompanied by the whizzing sound, ये बिल्कुल सही है। ये इन एस्थमा देयर इज नो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियल ब्रोंक्यूल्स, ये देखो ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, देखते हैं आगे। और क्या लिखा है, न्यूमोकोसिस एंड ऑक्यूपेशनल डिजीज काउज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ वेरियस डस्ट पार्टिकल, ये भी सही है। इन इम्फाइसेमा अल्वियोलर वॉल आर डैमेज लीडिंग टू रिडक्शन, हाँ ये सही है, मतलब 2 नंबर गलत है, तो आंसर 2 सही है। ये कहाँ से लिया गया है, तो पेज नंबर 275 से, NCERT का पेज नंबर जो है 275 से ये क्वेश्चन लिया गया है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 15, क्वेश्चन नंबर देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन, यानी इनमें से कौन इनकरेक्ट है उसी को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सपायरेशन की बात, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ऑफ एक्सपायर एयर इज मोर देन अल्व्यूलर एयर बट लेस देन एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा देखो, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ऑफ एक्सपायर एयर इज लेस देन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ऑफ अल्व्यूलर एयर एंड मोर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ
CO2, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। तो ऑप्शन 2 भी सही है, 1 भी सही है, 2 भी सही है, हमको इनकरेक्ट चूज करना है। तो देखिए सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस सी लेवल इतना, ये भी सही है, 1 atm के बराबर होता है ये, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन 4 देखते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 इन सिस्टमेटिक वेन इज सेम एज दैट इन पल्मोनरी वेन। नहीं, गलत है ये। तो आंसर क्या हो गया आपका? आंसर हो गया 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, और ये पेज नंबर 275 से लिया गया है। जाके NCERT को देखना ही है आपको, ठीक है, और उसको टिक कर लेना है। देखिए क्या बोला, पोन्स यानी बेसिक रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर इज लोकेटेड इन, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, तो ये होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा में। अभी अभी देखिए पीछे हम, ठीक है। क्वेश्चन है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज, तो ये पेज नंबर 272 से लिया गया है। तो ऑप्शन 1 देखिए, इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन टिश्यू इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन अल्व्यूलाई, और अल्व्यूलाई में और किस में, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन अल्व्यूलाई। हाँ बिल्कुल सही, यही क्वेश्चन, यही ऑप्शन सही है। तो आंसर हो गया 2। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर बाई पर्सन फोर्सफुली, यानी फोर्सफुली कितना बाहर फेंक सकता है आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, यानी जो नॉर्मल इंस्पायरेशन होता है उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। उसके अलावा वो कितना फोर्सफुली एक्सपायर कर सकता है, उसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। कहाँ हो गया, एक्सपायरेटरी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या हो जाएगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इसी को एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी बोलते हैं। आंसर 2 हो गया। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, मैच करना है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स वेरोलाई एंड आर्किटिक आर्क एंड कॉर्टिक आर्क। कुछ क्वेश्चन बाहर से भी लिए गए हैं, ठीक है, जो हमारे NCERT में नहीं है उसको जो है क्वेश्चन में हम शामिल कर लिए हैं। देखो, मेडुला ऑब्लोंगाटा, नेमाटोक्सिक सेंटर, स्विच ऑफ द सेंटर ब्रीथिंग, नहीं। नॉर्मल रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, हाँ, नॉर्मल रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर जो होता है ये हो गया मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। और पोन्स जो होता है स्विच ऑफ मैकेनिज्म से फ्लो करता है, और ये हो जाएगा केमो रिसेप्टर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 का 3, 1 का 3, बी का 2, 1 का 3, बी का 2, ये वाला 3 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन अल्व्यूलाई एंड ब्लड थ्रू द रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है। जो थिकनेस जो होता है इन रेट ऑफ डिफ्यूजन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा थिकनेस होगा उतना कम रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ गैसेस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, हाँ बिल्कुल ये भी सही है। पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा। सोलिबिलिटी ऑफ गैस जितना सोलिबल उतना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है। ये भी पेज नंबर कितना से लिया गया, 272 से, ठीक है। तो इसी तरह से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ABC तीनों हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ अल्व्यूलाई की बात कर रहे हैं, अल्व्यूलाई देख लो, आंसर 4 है, अल्व्यूलाई देखो, ठीक है। ये क्या है, ये वाल ऑफ अल्व्यूलर वाल, यहाँ से देखो, अल्व्यूलर वाल 1 सेल थिक होता है। ये क्या ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। इसमें जो रेड दिख रहा है वो RBC है। यहाँ से क्या हो रहा है कि ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहा है, इधर से क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकल रहा है। तो इसको देख लीजिएगा आप, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो इस तरह से NCERT के लाइन बाय लाइन से जो क्वेश्चन बनता था वो बता दिए गए हैं, उसको आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और NCERT के लाइन को टिक कर लीजिएगा। अब चलते हैं उसके अलावा कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि विच ग्रुप ऑफ एनिमल रिस्पायर थ्रू लंग्स, इनमें से कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल है जो लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं।
तो अर्थवर्म इंसेक्ट बिल्कुल बात गलत बात है। उसके बाद देखो स्पॉन्जेस सिलेंट्रेटा फ्लैटवर्म नहीं, फिशेस एक्वाटिक अर्थवर्म नहीं, एम्फीबियन रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, स्किन ऑफ मैन कैनॉट एक्ट एज रिस्पिरेटरी ऑर्गन बिकॉज इट इज़ ड्राई, इट इज़ नॉट थिन, इट इज़ नॉट परमेबल टू CO2 एंड O2, ऑल ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिस्पिरेटरी पार्ट ऑफ ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, यानी ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में इसका रिस्पिरेटरी क्या बोला, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिस्पिरेटरी पार्ट। रिस्पिरेटरी पार्ट में जो ह्यूमन के रिस्पिरेटरी सिस्टम में उसका क्या फंक्शन है। इट क्लियर द इनकमिंग एयर फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स, it brings the temperature of air up to body temperature, it transport atmospheric air, it exchanges O2 CO2 and between blood and atmospheric air। यहाँ क्या बोला, what is the function of respiratory part। तो रिस्पिरेटरी पार्ट का काम है O2 एंड CO2 का एक्सचेंज कराना। ठीक है, बाकी ऊपर जितना भी दिया हुआ है वो क्या है, कंडक्शन पार्ट का पार्ट है। तो आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, वेंट्रली एंड लेटरली द थोरासिक चैम्बर। देखो वेंट्रल साइड में क्या होता है, तो स्ट्रेनम होता है, और लेटरल साइड में रिफ्स होता है, और डोर्सल साइड में क्या होगा, तो डोर्सल साइड में हो जाएगा आपका इस वर्टिब्रल कॉलम, और जो लोअर साइड में क्या होता है, डायफ्राम होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है वेंट्रली, तो वेंट्रली हो गया आपका स्ट्रेनम, और लेटरली रिप्स हो गया। आंसर हो गया आपका 3। देखिए 3 में है यहाँ पे, ये तो वेंट्रली है क्या, स्ट्रेनम, और रिप्स क्या, डोर्सली। आंसर 3 हो गया। ये देखिए एडम्स एप्पल इज अनदर नेम ऑफ, एडम्स एप्पल का दूसरा नाम क्या है, तो उसको बोलते हैं क्या, कहा गया, हाँ थायराइड कार्टिलेज। क्या होता है एडम्स एप्पल, ये वाला एडम्स एप्पल है, ये दिख रहा है फुला हुआ, थायराइड कार्टिलेज होता है। उसके बाद देखो कि रिंग लाइक कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स इज नोन एज, जो रिंग लाइक कार्टिलेज होता है तो लैरिंग्स में उसको क्या बोलते हैं, तो वो हो गया आपका क्रिक्वाइड कार्टिलेज, क्रिक्वाइड कार्टिलेज। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया, यानी ट्रेकिया का कोलैप्स होने से कौन प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो कार्टिलेजियस रिंग, ये कार्टिलेजियस सी शेप कार्टिलेजियस रिंग जो होता है वो कोलैप्सिंग से उसको रोकता है। उसके बाद देखें, नंबर ऑफ अल्विलाई इन ह्यूमन लंग्स हैव बीन एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेटली, तो 300 मिलियन होता है। कितना होता है, 300 मिलियन अल्विलाई होता है अप्रोक्सीमेटली। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन ह्यूमन ऑब्लिक फाइसर इज प्रेजेंट इन, तो ऑब्लिक फाइसर जो होता है राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स दोनों में होता है, बट जो हॉरिजेंटल फाइसर होता है वो ओनली और ओनली राइट लंग्स में होता है। तो आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये है राइट लंग्स, ये है लेफ्ट लंग्स। ये जो आप देख रहे हैं इसको ऑब्लिक फाइसर बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसको ऑब्लिक फाइसर बोलते हैं। ये दोनों में होता है। इसमें क्या हो गया, एक लोब हो गया, 2 लोब हो गया। इसमें जो है एक एक्स्ट्रा हॉरिजेंटल फाइसर होता है, जिससे क्या होता है, राइट लंग्स जो है 3 लोब में 1 2 3 लोब होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग से कुछ क्वेश्चन दिया है, देख लो। अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल प्रेजेंट इन ह्यूमन ओपन आउट, तो अपर लिप एबव द अपर लिप होता है। जो नोज ओपन कहाँ पे होता है, अपर लिप के पास, एबव द अपर लिप। आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द वॉल्यूम ऑफ थोरासिक कैविटी इंक्रीजेज बिकॉज, इंस्पायरेशन के दौरान थोरासिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्यों, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। बिल्कुल सही बात है, आंसर नंबर 1 हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इंक्रीज इन एंटेरियो पोस्टीरियो एक्सिस एंड डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। तो एंटेरियर पोस्टीरियर में डायफ्राम रहता है, और पोस्टीरियर में कौन, तो वो पोस्टीरियर में तो लेटरल रिफ्स जो होता है, यानी कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होता है, और वो क्या करता है,
आपका जो है डोर्सो वेंट्रली थोरेसिक वॉल्यूम को इंक्रीज करा। आप देखो उसके हिसाब से आंसर देखते हैं क्या लिखा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम बिल्कुल सही है। मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स डोर्सो वेंट्रल, हाँ बिल्कुल सही है, एक ही सही है, एक नंबर सही जो अभी तो बोल रहे थे। आंसर 1 है सही। देखिए इन विच इंस्ट्रूमेंट हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। पल्मोनरी फंक्शन के लिए, क्लिनिकल असेसमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो होता है स्पायरोमीटर। क्या होता है? स्पायरोमीटर, ये है स्पायरोमीटर। चलिए आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नॉर्मल एक्सपायरेशन अकर्स ड्यू टू। तो एक्सपायरेशन कब होगा? जब अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी कि वॉल्यूम कम होगा, और बाहर के रिस्पेक्ट में। तो देखो क्या है कि रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जब रिलैक्स होगा तो क्या होगा? वॉल्यूम घटेगा। जब वॉल्यूम घटेगा तो क्या होगा? उसका प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? फिर वो एक्सपायर करेगा। आंसर 1 ही सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। व्हाट हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी व्हेन देयर इज एन डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ चेस्ट चैम्बर। वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेगा चेस्ट का तो क्या हो जाएगा? पल्मोनरी लंग्स का ही वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और प्रेशर हाई होगा। तो यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम की बात कर रहा है। जैसे जैसे चेस्ट चैम्बर का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा। तो आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। डायफ्राम इज डोम शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज सेपरेट। किसको? थोरेसिक कैविटी को। और किसको सेपरेट करता है? एब्डोमिनल कैविटी को। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर 3 हो जाएगा। ये देख लीजिए आप, ये है क्या? यहाँ से ऊपर है क्या? थोरेसिक कैविटी। यहाँ से नीचे जहाँ पे स्टमक वगैरह रहता है, इंटेस्टाइन वगैरह रहता है, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। व्हाट हैपन व्हेन प्रेशर विद इन द पल्मोनरी कैविटी इज हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि अंदर का प्रेशर ज़्यादा है बाहर के प्रेशर के रिस्पेक्ट में, तो गैस का एक्सप्लोजन होगा, एक्सपायरेशन होगा। आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। एन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन इज नोन एज। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। फोर्सफुली जितना, यानी रेजिडुअल वॉल्यूम के अलावा, नहीं टाइडल वॉल्यूम के अलावा जितना फोर्सफुली हम इंस्पायर कर सकते हैं, एयर को अंदर ले सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। आंसर 4 हो जाएगा आपका। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व कीजिए। बोला वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। यानी नॉर्मली जितना हम वॉल्यूम को एक्सपायर कर सकते हैं, और उसके अलावा हम क्या फोर्सफुली कुछ एक्सपायर कर सकते हैं। तो नॉर्मली को बोला है ना, तो फोर्सफुली को छोड़ा है। उसके बाद जो उसके अलावा भी क्या होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। तो मतलब आंसर हो जाएगा आपका ये कि नॉर्मली जितना छोड़ सकते हैं, उसके अलावा फिर हम तो कुछ फोर्सफुली छोड़ सकते हैं, और उसके साथ साथ कुछ हमेशा के लिए जो बचा हुआ रहता है वो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। ये भी है, ये भी होगा, इसमें दोनों आंसर हो जाएगा मिला के। आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। इफ़ अ पर्सन एक्सहेल आउट फोर्सफुली बाई अप्लाइंग ऑल हिज एफर्ट, यानी जितना उसको एफर्ट कर सकता है पूरा एफर्ट लगा के क्या करेगा? वो एक्सहेल करेगा फोर्सफुली, यानी गैस को बाहर निकालेंगे। व्हाट विल द पल्मोनरी वॉल्यूम इनहेल्ड बाय हिम इमीडिएटली अंडर नॉर्मल कंडीशन विदाउट अप्लाइंग एक्स्ट्रा फोर्स। तो कितना वो फिर अंदर ले सकता है? तो टाइडल वॉल्यूम लेगा, और ये लेगा वो एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम होगा। तो आंसर हो जाएगा 3 का। ठीक है। जितना छोड़ा था वो फोर्सफुली, उसी को ना अंदर लेगा, और नॉर्मल वाला तो लेगा ही। तो नॉर्मल हो गया टाइडल, और एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम जितना छोड़ा था उसको। ठीक है। बोला एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब उससे कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं। द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इज व्हाट टाइम्स हायर देन दैट ऑफ O2। तो 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा होता है CO2 का सोलिबिलिटी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। तो आंसर 2 हो गया उसका। क्वेश्चन नंबर 22 देखे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्विलाई। अल्विलाई का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वेरी थीन इरेगुलर वॉल एंड हाईली वेस्कुलाइज। बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है। अगला पढ़िए, थिक एंड स्मूथ मेम्ब्रेन नहीं, नेटवर्क ब्लड कैपिलरी एंड थिक वॉल नहीं, थिक नहीं, आंसर वो एक ही सही है। एनसीईआरटी का लाइन ये। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन अल्वुलाई एंड टिश्यू रिस्पेक्टिवली? अल्वुलाई में कितना होता है? तो 104 होता है। टिश्यू में कितना होता है? तो 40 होता है। तो आंसर 3 हो गया। ये सारे के सारे एनसीईआरटी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच आर द थ्री मेन लेयर प्रेजेंट, विच आर द थ्री मेन लेयर दैट फॉर्म द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन? हाँ, तो स्क्वामस इपिथेलियम अल्वुलाई बिल्कुल सही है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ब्रोंकी, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ब्रोंकी, हाँ देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ सब्सटेंस, नहीं ये गलत है। ये अगला देखिए, ये नहीं हुआ। थीन स्क्वामस इपिथेलियम ऑफ अल्वुलाई, इंडोथेसियम ऑफ अल्वुलर कैपिलरी, नहीं ब्लड कैपिलरी होना चाहिए था। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्यूबाइडल एपिथेलियम वॉल, नहीं। सिलिएटेड एपिथेलियम ट्रेकिया, एंडोथेसियम ऑफ ब्लड कैपिलरी एंड बेसमेंट सब्सटेंस, कहाँ गया? आंसर नहीं है। एक सेकेंड, एक नंबर देखो। थीन स्क्वामस एपिथेलियम अल्वुलाई सही है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ब्रोंकी, बेस एंड बेसमेंट सब्सटेंस, ये गलत है। थीन स्क्वामस एपिथेलियम अल्वुलाई, ये तो सही है। इंडोथेसियम अल्व्यूलर कैपिलरी, ये ब्लड कैपिलरी होना चाहिए। देखते हैं बेसमेंट, इसी हिसाब से आंसर तो 2 होना चाहिए फिर, तब आंसर 2 होना चाहिए। आंसर 2 होगा, ठीक है। अल्व्यूलर कैपिलरी की बात कर रहा है, तो अल्व्यूलर ब्लड कैपिलरी वही होगा ना जो अल्व्यूलाई के पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस? रिस्पायरेटरी सरफेस का क्या कैरेक्टर नहीं है? थीन, परमेबल ऑफ टू गैसेस, ये तो सही है। एक्सटेंसिव, लिस्ट वेस्कुलराइज, मॉइस्ट, नहीं मोर वेस्कुलराइज होगा, ठीक है। आंसर 3 हो जाएगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ O2 ट्रांसपोर्टेड इन डिजोल्व फॉर्म थ्रू द प्लाज्मा? तो प्लाज्मा के थ्रू डिजोल्व फॉर्म में कितना % O2 ट्रांसपोर्ट होता है? तो ये भी एनसीईआरटी का लाइन है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 है 3%। अब देखें, हाउ मेनी O2 मोलिक्यूल्स कैन बाइंड विथ सिंगल मोलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन? एक मोलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन के साथ कितना O2 बाइंड करेगा? तो 4 O2 बाइंड करता है। देखिए, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड होता है इसका, ठीक है। यानी HbO2 का 4 मोलिक्यूल बाइंड करेगा। तो टू विच पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन डज CO2 बाइंड? तो हेमोग्लोबिन के किस पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है? तो एमिनो ग्रुप से, एमिनो ग्रुप ऑफ ग्लोबुलिन। आंसर 2 हो गया। उसके बाद 29 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टुवर्ड्स लेफ्ट? लेफ्ट की साथ कर रहा है, तो सीधा यदि कुछ भी याद नहीं रहे तो 2 ही पॉइंट याद रखना है कि पीएच और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और पीएच का कंडीशन सेम होगा, बाकी सब उल्टा होगा। देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई, लो, टेम्परेचर लो, ये दोनों तो सेम है, हाँ ठीक है। हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यही गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? 4। यहाँ हाइड्रोजन प्लस आयन हो जाएगा, ठीक है। देखो, विच फैक्टर फेवर द बाइंडिंग ऑफ CO2 विथ हेमोग्लोबिन इन टिश्यू? टिश्यू के बात कर रहा है ना, किसका बाइंडिंग? CO2 का। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई होना चाहिए, ऑक्सीजन का कम होना चाहिए। आंसर हो जाएगा क्या? 4। इन मैच्योर मेमेलियंस इरिथ्रोसाइट्स यानी RBC की बात कर रहा है, रिस्पायरेशन इज एरोबिक होगा, एनारोबिक होगा, क्योंकि उसमें कोई भी जो है ऑर्गन नहीं होता है, तो एनारोबिक हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 में, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर्ड टू टिश्यू बाय 1 लीटर ऑफ ब्लड अंडर द स्ट्रेनियस कंडीशन इज अप्रोक्सीमेटली, O2 की बात कर रहा है तो O2 5 हो जाएगा ml, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता है तो 4 ml हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, न्यूमेटोक्सिक सेंटर एंड कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, reducing the duration of inspiration, increase the duration of inspiration only, first increase and then reduce the duration of expiration, increase the duration of expiration, ये वाला पॉइंट उससे पीछे बता चुके हैं। तो आपका राइट आंसर क्या है? 1 हो जाएगा, reducing the duration of inspiration,
इनहिबिटरी इफेक्ट काउज करता है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 देखें, ए क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच अल्वियुलर वॉल आर डैमेज ड्यू टू एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग, इसको बोलते हैं एम्फाइसेमा। आंसर 2 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, अस्थमा का सिम्टम्स कौन है? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग नॉइजली, विजिंग, अल्वियुलर वॉल आर डैमेज। तो आंसर 3 अल्वियुलर वॉल आर डैमेज, ये किसका है? तो ये है एम्फाइसेमा का। 36 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑक्यूपेशनल डिजीज, जो स्टोन ब्रेकर होता है उसको जो डिजीज होता है उससे में से ये कौन सा नहीं है? तो सिलिकोसिस है, एब्स्टियोसिस है, निमोनियासिस है, सार्स नहीं है। आंसर 3 हो गया। 37 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व द कंटिन्यू एक्सपोजर ऑफ ग्राइडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग, तो क्या हो जाएगा? तो कौन सा नहीं है ना, क्या लिखा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व कंटिन्यू एक्सपोजर, अच्छा, तो ये फ्लोरोसिस हो जाएगा एंड एब्स्टियोसिस, दोनों हो जाएगा। आंसर दोनों होना चाहिए, फ्लोरोसिस एंड एब्स्टियोसिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग विच CO2 एंड वाटर एंड एनर्जी आर प्रोड्यूस, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जिसमें ग्लूकोज टूटता है किसमें? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में और एनर्जी में, और हीट भी देता है साथ में। तो ये होता है सेलुलर रिस्पायरेशन। क्या होता है? सेलुलर रिस्पायरेशन, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जो टिश्यू में होगा। आंसर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, द रिस्पायरेटरी ऑर्गन वेरी इन डिफरेंट एनिमल ड्यू टू दियर, तो इसका रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो अलग अलग एनिमल का अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, क्यों? तो क्योंकि वो अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है? तो उसका होता है ट्रेकियल ट्यूब होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच एनिमल अमंग द फॉलोइंग रिस्पायर वाया वक्कल कैविटी, मॉइस्ट स्किन एंड लंग्स, इसके द्वारा कौन सा ऑर्गन क्या करता है? रिस्पायरेशन करता है। किसके द्वारा? वक्कल कैविटी का, मॉइस्ट स्किन के द्वारा, लंग्स के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रॉग हो गया। जो एम्फीबियन है वो लैंड सरफेस में और वाटर सरफेस दोनों जगह रिस्पायर कर सकता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन एक्वाटिक आर्थ्रोपोड आर लाइक क्रेफिश, प्रॉन एंड मोलस्कस, लाइक यूनियो आर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 गिल्स होता है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पल्मोनरी रिस्पायरेशन इन मोस्ट वेल डेवलप्ड इन, तो मैमल्स में क्या होता है? पल्मोनरी रिस्पायरेशन होता है, तो आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो, विच स्ट्रक्चर इन ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम इज नॉट इन्वॉल्व इन कंडीशनिंग द एयर, तो इनिशियल ब्रोंकियल, नजल चैम्बर, अल्विलाई, अल्विलाई होता है। आंसर क्या हो जाएगा? अल्विलाई हो जाएगा। देखो ये मतलब हुआ कि अगर हम ठंडा एयर लेते तो गर्म करना, गर्म एयर लेते तो ठंडा करना, या फिर गंदा एयर लेते तो साफ़ करना, यही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, 8 में देखो, अ थीन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंक्स, इसको एपिग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एट लेवल ऑफ थोरैसिक वर्टिब्रा डज ट्रेकिया डिवाइड, तो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के पास ट्रेकिया प्राइमरी ब्रोंकी एंड सेकेंडरी ब्रोंकी में डिवाइड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ट्रेकिया डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्सरी ब्रोंकी, प्राइमरी ब्रोंकी में डिवाइड होता है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर 4 हो गया। क्वेश्चन 11 देखो, विच मेम्ब्रेन कवर द लंग्स एंड प्रोवाइड द प्रोडक्शन, तो इसको होता है पेरिकार्डियल, ये तो हार्ट में होता है, रीनल जहाँ भी होगा तो किडनी से, प्लूरल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? प्लूरल मेम्ब्रेन, एक होता है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, एक होता है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। तो इनर और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। आंसर 3 हो गया उसका। कितना हो गया? 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वेयर आर लंग्स सिचुएटेड इन द ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट में लंग्स सिचुएटेड है? तो वो है थोरैसिक चैम्बर में, यानी थोरैसिक कैविटी में। उसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी होता है, ठीक है। तो आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम इज नॉट इंड्यूस्ड इन वाइटल कैपेसिटी,
तो वाइटल कैपेसिटी में किस वॉल्यूम को इंड्यूस नहीं किया है, तो जो रेजिडुअल वॉल्यूम है उसको नहीं इंड्यूस किया था, बाकी को जोड़ के क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे। ये सारे के सारे वाइटल कैपेसिटी में आएगा, ये हो गया रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, आंसर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सेलेक्ट द लास्ट स्टेप इन्वॉल्व इन द इंस्पायरेशन। तो इसका लास्ट स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप है ये ब्रीथिंग हो गया, जो इंस्पायरेशन करते हैं। उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा, कहाँ पे होगा, तो अल्विलाई में होगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट होगा, फिर O2 का क्या यूटिलाइजेशन होगा, यूटिलाइजेशन O2 जो लास्ट स्टेप है यहाँ ऑक्सीजन का होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका लास्ट स्टेप। 15 नंबर देखो, इंस्पायरेशन अकर्स व्हेन द इंट्रा पाल्मोनरी प्रेशर। इंस्पायरेशन कब होगा, जब इंट्रा पाल्मोनरी प्रेशर कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो वही होना चाहिए हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नहीं लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच मसल्स हेल्प इन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए कौन सा मसल्स को यूज़ किया जाता है, तो वो होता है आपका क्या, एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, द ब्रीथिंग रेट ऑफ नॉर्मल हेल्दी मैन इज 12 से 16 टाइम्स होता है। क्वेश्चन ऑप्शन 4 हो जाएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टाइडल वॉल्यूम इन नॉर्मल मैन। नॉर्मल मैन का टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, तो आपका हो जाएगा आंसर टाइडल वॉल्यूम ना, टाइडल वॉल्यूम, हाँ, तो आंसर हो जाएगा आपका 6000 से 8000 पर मिनट। अगर सिर्फ बोलेगा टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, तो वो हो जाएगा 500 ml। 19 नंबर देखिए, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, तो वो रेजिडुअल वॉल्यूम है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 20 देखिए, व्हाट इज द मेन साइट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स, तो अल्वोलाई में होता है। देखिए 21 नंबर, पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन एंड CO2 इज रिप्रेजेंटेड एज, तो PO2 लिखेंगे और PCO2 लिखेंगे। देखो कौन सा सही है, 1 नंबर सही है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, बिल्कुल सही है। पार्शियल प्रेशर ऑफ, तो 1 2 तो दोनों सही है भाई, दोनों ऑप्शन सेम हो गया, तीनों ऑप्शन सेम है, 1 2 3। एक्चुअली ये क्वेश्चन आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये है, एक्चुअली क्या होता है कि पार्शियल P बड़ा लिया जाता है और ऐसा CO2 लिया जाता है, आप पार्शियल प्रेशर O2 ऐसा लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रिंटिंग में ही थोड़ा सा ये है, आप इसको मान लीजिए इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एटमॉस्फेरिक एयर एज कंपेयर टू अल्विलाई रिस्पेक्टिवली। तो अल्विलाई के कंपेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा, लो एंड हाई। आंसर हो जाएगा 1। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेरिक एयर अल्वुलाई टिश्यू रिस्पेक्टिवली। एटमॉस्फेयर में 0.3, अल्वुलाई में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 40 हो जाएगा, 40 और ये और जाकर टिश्यू में 45, तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बाइंड विथ हेमोग्लोबिन ऑफ RBC टू फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन आता है। क्वेश्चन नंबर 25, विथ विच पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन डू O2 मोलिकुल बाइंड, तो हीम के साथ। ऑक्सीजन किस मोलिकुल के साथ बाइंड करता है, तो हीम ग्रुप के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड तो एमिनो ग्रुप के साथ। आंसर 1 हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये ऐसा है, ये इधर से 1 हो गया, इधर से 2, कौन सा क्या है, तो देखो ये अगर यहाँ पे क्या एसोसिएशन हो रहा है, इधर जा रहा है डिसोसिएशन हो रहा है, तो पहला हो जाएगा एसोसिएशन, दूसरा हो जाएगा डिसोसिएशन। तो एसोसिएशन कहाँ पे होता है, अल्विलाई में होता है, अल्विलाई में कहाँ है, तो पहला लंग्स में हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा टिश्यू में, यही हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर देखिए, अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ O2 नोन एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। आंसर 3। ठीक है, 28 नंबर, विच फैक्टर अफेक्ट द डिसोसिएशन ऑफ O2 फ्रॉम
हेमोग्लोबिन, डिसोसिएशन ना, तो वही बात। तो डिसोसिएशन के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होगा और pH कम होगा, बाकी सब ज़्यादा होगा। तो pH नहीं, ये तो नहीं होगा, pH ओनली नहीं, और सैलिनिटी, टेम्परेचर ये नहीं, ये सारा का सारा सही होगा। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 29 देखिए, हाई परसेंटेज ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजोल्व फॉर्म एज कंपेयर टू O2, दिस इज बिकॉज। तो क्योंकि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होता है O2 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि उसका सोलिबिलिटी ज़्यादा होता है, 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा सोल्यूबल होता है कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर 2 हो जाएगा। विच फैक्टर इन टिश्यू फेवर द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन इन ब्लड, बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन इन ब्लड में ना, तो आंसर ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। हाउ मच O2 इज डिलीवर्ड, CO2 is delivered to the alveoli at every 100 ml of deoxygenated blood, तो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, आंसर 4। अगर यहाँ CO2 की जगह O2 होता तो आंसर हो जाता 5। देखिए, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन RBC एंड प्लाज्मा टू कैटलाइज द रिएक्शन, द कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। आंसर क्या हो गया 1। 33 नंबर, स्पेशलाइज्ड सेंटर नोन एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर रेगुलेट द रेस्पिरेशन लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा में, कहाँ पे, मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्वेश्चन नंबर 34 में चलो, विच सब्सटेंसेस व्हेन प्रेजेंट इन हाई लेवल कैन एक्टिवेट द केमोसेंसिटिव एरिया, तो हाइड्रोजन होता है वो, हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट की बात कर रहा है। आंसर 3 हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन आयन। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, आंसर क्या हो गया, सेम क्वेश्चन एक बार आ चुका है, यही क्वेश्चन है, आंसर 4 एब्स्टोसिस। ठीक है, तो इस तरह से सारा क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।